सूरजपुर नाम के एक राज्य में किशोर नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। किशोर बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन वो एक भला आदमी था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से रहता था। सुनिए जी, आज मेरा बेसन के लड्डू खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन, ना घी, ना गुड़। आप ये सब चीजें किसी तरह से ले आओ तो हम दोनों बेसन के लड्डू खा सकते हैं। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर ये सभी चीजें लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि मैं ये सभी चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लेकर जाऊँ और कहाँ से लेकर जाऊँ? मेरे जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं कहता हूँ क्यों ना अपने दोस्त के यहाँ जाऊँ, क्या पता वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। ये सब सोचता सोचता किशोर अपने दोस्त के पास चला जाता है। अरे किशोर, तुम आओ आओ और बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है और भाभी जी कैसी है? भाई मैं तो अच्छा हूँ और भाभी भी अच्छी है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी है। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूँ तो बाद में तुम्हें वापस चुका दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। किशोर की ऐसी बातें सुनकर मोहन अपने मन में सोचने लगा, ये गरीब फक्कड़ आदमी भला कहाँ से चुकाएगा उधार? इसे कुछ भी दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर वो बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो किशोर। अभी तक मेरे खेतों की फसल की कटाई नहीं हुई और मैं भी तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। इन दिनों मेरे पास भी पैसे नहीं है। मैं भी बस फसल पकने का ही इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा है, मगर मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है जो मैं बाजार से ला सकूं। अरे भाई, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि अभी तुम्हारी हालत भी ऐसी है। मैंने यहाँ आकर फालतू ही तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ करना। तभी अंदर से मोहन की पत्नी की आवाज आई, अरे सुनिए, खीर बनकर तैयार है, ठंडी होने से पहले खा लीजिए। घर से आती पत्नी की आवाज को सुनकर एक बार तो मोहन हड़बड़ा गया, लेकिन वो तुरंत स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा किशोर, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी न पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है। हाँ हाँ भाई, एक दिन अपने भी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, चलो तुम खिचड़ी खाओ, वरना वो ठंडी हो जाएगी। मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, मोहन मुझे कुछ भी देना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ न होने का वो दिखावा कर रहा था। उसके घर से मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। इस तरह सोचता सोचता किशोर चले जा रहा था और परेशान हो रहा था कि अब उसे पैसे उधार कौन देगा। उसे अपनी पत्नी की इच्छा की बड़ी फिक्र थी। फिर चलते चलते उसकी नजर एक हवेली पर पड़ती है, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। पास से गुजर रहे आदमी को रोककर किशोर ने उससे, क्यों भाई, ये किसका घर है और आज यहाँ इतनी सजावट क्यों हो रखी है? अरे तुम्हें नहीं पता, ये इस नगर के ठाकुर साहब की हवेली है। उनके यहाँ उनके लड़के की सगाई हुई है, इसीलिए वो भंडारा कर रहे हैं और घर में सुख शांति के लिए पूजा का आयोजन रखा है। पिछले 3 दिन से पूजा पाठ हो रही है। कल पूजा पाठ खत्म हो जाएगी और कल पूरे गांव की दावत है। चलो ठीक है भाई, मुझे खेतों में जाना है, मैं चलता हूँ। यहाँ भंडारा तो कल है, लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा तो आज बेसन के लड्डू खाने की है। क्या करूँ, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर किशोर अपने मन में कोई तरकीब सोचने लगा
कुछ ही देर में उसके मन में एक उपाय आया और वो बहुत खुश हो गया और वो वहां से चल पड़ा और सीधे बाजार में चला गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जा पहुंचा। राम राम सेठ जी, आपके गोदाम में बेसन की कुल कितनी बोरियां होगी? राम राम भाई, तुम कहाँ से आए हो? मैं ठाकुर साहब के यहाँ से आया हूँ। ठाकुर साहब के लड़के की सगाई हुई है, इसीलिए कल वो गांव में भंडारे का आयोजन करना चाहते हैं। अच्छा, ठाकुर साहब के लड़के की सगाई हुई है। हमारी तरफ से ठाकुर साहब को बधाई बोलना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए ठाकुर साहब को? ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस केवल इतना कहा है कि किशन सेठ के यहाँ पर पता कर लेना कि उनके गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन उनसे नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, अपन तो एक तरफ से बोरियां लेते हैं और दूसरी तरफ दुकानदार को बोरियां बेच देते हैं, लेकिन अभी अपने गोदाम में कम से कम 50 या 60 बोरियां तो पड़ी ही होगी और मुझे जहाँ तक पता है इतने में ठाकुर साहब का काम हो जाएगा। और जहाँ तक नमूने के तौर पर बेसन देने की बात है तो वो मैं तुम्हें अभी दिलवा देता हूँ। अरे ओ राजू, जल्दी इस आदमी को पाव भर बेसन दे दो, ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने ठाकुर साहब को दिखा देगा। फिर किशोर ने वहाँ से पाव भर बेसन लिया और वहाँ से चला गया और फिर वो चलता चलता एक घी के व्यापारी के पास। राम राम सेठ जी। जी राम राम भाई। घी के 60 पीपे होंगे सेठ जी? 60 क्यों, पूरे 100 पीपे मिल जाएंगे। लेकिन तुम आए कहाँ से हो? किसने भेजा है तुम्हें? गांव के ठाकुर साहब ने। कल वो गांव में भंडारे का आयोजन करने जा रहे हैं, इसलिए वो घी के लिए पूछ रहे थे और उन्होंने कहा है कि खुले घी में से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे तो कल जो मेरे यहाँ से घी गया था वो घी क्या मिलावटी था? जाकर कह दे अपने ठाकुर साहब से, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ना ले, नमूना वमूना मैं नहीं देता। सेठ की ऐसी बात सुनकर किशोर हैरान रह गया और चुपचाप वहाँ से खिसक गया। उस नगर में घी के और भी व्यापारी थे। किशोर फिर दूसरे व्यापारी के पास पहुँचा और उसे सारी बात बता दी। अरे भाई, ठाकुर साहब ने हमें याद किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम चिंता मत करो, नमूने के तौर पर मैं तुम्हें अभी घी दे देता हूँ। फिर व्यापारी ने नमूने के तौर पर किशोर को एक केतली में घी दे दिया। किशोर बड़ा ही खुश होकर घी लेकर वहाँ से चलता बना और चलते चलते वो एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बोला कि उसे गांव के ठाकुर ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। तो व्यापारी ने उसे गुड़ देते हुए कहा, ये लो भाई, तुम ये गुड़ की डेली, और ये गुड़ बड़ा ही अच्छा गुड़ है, और जल्दी ले जाओ ठाकुर साहब के पास और जल्दी वापस आना और बताना कि कितनी बोरियां भिजवानी है। किशोर गुड़ लेकर वहाँ से चलता बना। अब लड्डू बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। फिर शाम होने तक वो अपने घर पहुंच गया और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। अरे, आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी, लेकिन आप तो सारा सामान ले आए। चलिए, अब मैं जल्दी से लड्डू बना देती हूँ और आप हाथ पैर धोकर। फिर शारदा ने कुछ ही देर में लड्डू बनाकर तैयार कर दिए। संयोग की बात है कि उसी दिन रात को इस राज्य के राजा सूर्यवीर सिंह भेष बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे। तो वो चलते चलते किशोर की झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है, सुनो भाग्यवान, तुमने लड्डू तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन हम इन लड्डू को अभी नहीं खाएंगे। क्यों जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? लड्डू अभी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? अरे मेरा दोस्त वो मोहन है ना, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार लेने के लिए गया था। तो वो बोल रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी कुछ मीठा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी